All right, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर प्रिंसिपली गोइंग टू टॉक अबाउट द पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दोज पेपर्स जो कि आपके स्किल्स लेवल एग्जाम के अंदर आता है, और ये जनरली एक ऐसा पेपर है जो कि सिक्वेंशली देखे तो शायद बिल्कुल आखिर में आता है आपके स्किल्स लेवल के। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस एफएम के पेपर को अपने स्टार्टिंग पेपर्स के तौर के ऊपर ले रहे होते हैं। स्टार्टिंग पेपर के तौर के ऊपर क्यों लेते हैं, क्यों लेना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, अभी आगे चल के हम इस सेशन के अंदर जो है डिस्कस कर रहे होंगे। आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो है ही इस बारे में कि हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाउ डू वी गो ऑन विद दिस। आई मीन दिस इज अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू गेट इट डन, और इसका एक एडवांस वर्जन यानी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी आपके पास आना है आपके फाइनल्स के अंदर। शायद ये पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो कि आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, क्या स्टडी टेक्स्ट देखनी है, एग्जाम किट का क्या करेंगे, स्टडी हब कितना इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने टाइम में कवर होगा, आप कहाँ हेल्प कर रहे होंगे, हमारे लाइव सेशंस होंगे या नहीं होंगे, उसको किस तरह मैनेज करेंगे। ये सारे के सारे सवाल कॉमन सवाल हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के हो सकते हैं जब भी वो किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है। आज के सेशन के अंदर हम इन्हीं सारी बातों का अल्टीमेटली जवाब देंगे। क्लियर होती है बात ये? ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं बात स्टार्ट करूंगा विदाउट एनी फर्दर अडू। हम बात करना स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे होते हैं ना, तो क्योंकि अभी आपको सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप शायद मुझे सुन के बिलीव कर रहे हैं सारी बातें, तो आपका इंटरेस्ट शायद तभी डेवलप होगा जब आप मुझे जान लेंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ना जानते हो। जो लोग नहीं जानते, मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में दे दूं। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको मेरे बारे में मिल जाएगा तो शायद उम्मीद है कि थोड़ी सी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस बात को ना जानते हुए कि पता नहीं पेपर में क्या है। ठीक है ना? मेरे दोस्तों, प्रोफेशनली मेरा नाम यासिर यामीन है। प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही है, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड एंड वेल्स, ICAW। राइट। इट इज वन ऑफ द टॉप रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज इन द वर्ल्ड। प्लस अपने जो है वो फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम ACCA। फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी ये होती है कि पहले जनरली ये होता है कि जब आप देखें, पहले तो आप अपनी जिंदगी के अंदर बनते हैं ACCA स्टूडेंट। जब आप ACCA स्टूडेंट होते हैं, फिर उसके बाद ACCA के सारे पेपर्स पास कर लेते हैं, तो आप ACCA क्वालिफाइड कहलाते हैं। ये जिसको हमारी जबान के अंदर कहा जाता है कि आप ACCA एफिलिएट हो जाते हैं, यू गेट एफिलिएटेड विद द बॉडी ऑफ ACCA। राइट। फिर उसके बाद होता यह है कि जब आप कुछ वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जो कि ACCA का रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का है, आप इसको प्यार से कहते हैं, हमारी हमारी जबान में कहा जाता है आर्टिकलशिप कर लेते हैं, तो आप ACCA मेंबर बन जाते हैं। और जब आप ACCA मेंबर बन जाते हैं, जब आपको मेंबर बने भी 5 साल हो चुके होते हैं, तो फिर आपको कहा जाता है फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। फेलो का मतलब ये है कि फेलो फेलो मतलब अब बाबे हो गए आप, अब आप पुराने हो चुके हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि अब इस फील्ड के अंदर अपने पुराने हो चुके हैं, फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन चुके हैं, बहुत अरसा गुजर चुका है अपने को। प्लस चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन भी है फ्रॉम ICME पाकिस्तान। ये तो एक क्वालिफिकेशन वाइज एक बैकग्राउंड हो गया, देर इज नथिंग टू ब्रैग अबाउट। मैं हमेशा लोगों को मजाक में कहता हूँ वैसे तो, लेकिन एक बात कहता हूँ कि यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा, बहुत क्वालिफिकेशन हासिल की, लेकिन क्या उखाड़ लिया। भाई मजाक की हद तक ही होता है, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ क्या उखाड़ लिया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं ओवरऑल आपको बताऊं, I've been teaching, these exams which I've been teaching right now, multiple exams I've been teaching for the last 13 years, and even more than 13 years. So I've been teaching specifically ACC, I've been teaching for more than 13 years now, right? और इन 13 सालों के अंदर आई हैव टॉट मैनी 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 पीपल अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, ऑल अक्रॉस द ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, आई हैव टॉट मैनी सब्जेक्ट्स बाय द वे। और इन 13 सालों के जो आउटकम है ना, मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि इससे सीखने वाली बात क्या है। इससे सीखने वाली बात ये है कि भाई देखें, आपकी पहली अटेम्प्ट है लेकिन मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब इन 13 सालों में जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो सीखा ना, कुछ तो लोगों को गाइड किया ना, बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से पास करवाया ना, अल्लाह ने ये काम करवाया ना हमसे। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा मौजूद है जो कि शायद अभी आपके पास नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत आपने फॉलो कर भी लिया, थोड़ी बहुत ताबेदारी कर भी ली, थोड़ी बहुत मेरी बातें मान भी ली, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कुछ नहीं जाएगा। आप अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे।
इन 13 सालों के पढ़ाने के साथ साथ मैंने इन 13 साल काम भी किया। मैं पहले ऑडिट फर्म के अंदर गया, फिर ऑडिट फर्म से जो है वो मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक गया था, बहुत छोटे से पीरियड के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक गया था। फिर उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग में रहा, फिर मैं एनर्जी सेक्टर में पिछले 9 साल से हूँ, तो आई बीन वर्किंग अलॉट एज वेल। तो आप अक्सर ये देखेंगे कि जब भी मैं आपको कोई बात पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वो बात पढ़ाने के पीछे मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। आप यकीन जानिए कि अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने ऐसा रेलेवेंट काम किया है कि अक्सर अक्सर जो बात मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, वो मैंने रियल लाइफ में की हुई होती है। यानी आप इस सब्जेक्ट की बात कर लें, आप इस सब्जेक्ट के अंदर आगे चल के टॉपिकल एरियाज के अंदर देखेंगे, एक एरिया होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जैसे आपने पास्ट के अंदर बचपन में अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नाम सुना हुआ था, एनपीवी निकालना, आईआरआर निकालना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये काम मैंने रियल लाइफ में किया हुआ है। मैंने रियल लाइफ में किया हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो है एनपीवी निकाली हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिव्यू किए हुए हैं, उनके ऊपर बात की हुई। तो इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, जब किसी को कोई बात अपनी समझा रहे होते हैं, तो जब आप रियल लाइफ से वो बात कनेक्ट करके सामने वाले को समझाते हैं, तो वो भी बड़ा हो जाता है। हमारे ना एक उस्ताद होते थे, और वो उस्ताद हमको कहते थे कि अगर लेट्स से तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, और तुम किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाओ जो कि, यानी किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाओ जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब कुछ अरसे में तुम्हारा 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि तुम उनका भी 20 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ अपने अंदर ले लोगे। मैंने इतने अरसे जो काम किया, वो काम करने की वजह ही सारी की सारी ये थी कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा हो, मेरे पास कुछ ऐसा सब्सटेंस हो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर मुझसे पढ़ लें तो कम से कम वो मुझसे आगे चले जाएं। यानी आप लेट्स से मेरे साथ 1 साल पढ़ते हैं, तो आपके पास 14 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। यही अल्टीमेट फायदा होगा, यही मेरी जीत है कि आप अल्टीमेटली मुझसे भी आगे निकल जाएं। क्लियर होती है बात? अभी निकल नहीं सकते, लेकिन आगे निकल जाए। अभी भी मैं करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस मैनी ईयर्स। ओवरऑल देखें, जब भी आप कभी मुझसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर्स को इंगेजिंग रखूँ, इंटरेक्टिव रखूँ, और जैसे मैंने कहा, रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को ज़रूर 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 अपने लेक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करूँ, जिससे आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्लियर हो गई बात? So this is a brief introduction of myself, and maybe there is a good chance that you are not interested in me. Yeah. अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि सर आप छोड़े ना, अपनी छोड़ें, आगे बताएं क्या करना है। तो if you are that kind of a person, so let's not waste time. Let's go to the subject itself. तो सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा शायद। मैं ब्रॉडर टर्म्स के अंदर बता दूं कि देखें, F9 का पेपर, FM का पेपर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको F9 भी कहा जाता है, ये इसका पुराना नाम है। तो अक्सर मैं अभी कभी अपने लेक्चर्स के अंदर भी अगर F9 कह दूं, तो F9 या FM एक ही चीज़ है। तो अगर आप FM या F9 की बात करें, तो FM का पेपर रिलेटिवली आप बाकी सारे स्किल्स लेवल एग्जाम एक्सक्लूडिंग लॉ, आप सारे एग्जाम से कंपेयर करें, तो ये रिलेटिवली एक छोटा पेपर है, बहुत कंट्रोलेबल पेपर है। जैसे अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यार FM का पेपर जो है ना, FM का पेपर तुम चाहो तो किसी इजी पेपर के साथ कंबाइन कर सकते हो। जैसे जैसे मैं एक एक बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार PM और FM को कंबाइन ना करना, क्योंकि PM बहुत बड़ा पेपर है, FM रिलेटिवली कंट्रोलेबल है, लेकिन PM बहुत बड़ा पेपर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ना बनाओ। लेकिन अगर लेट्स से तुम FM दे रहे हो, तो FM के साथ FR कनेक्ट किया जा सकता है, FM के साथ TX भी कनेक्ट किया जा सकता है, रिलेटिवली वो भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन AA कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कनेक्ट किया जा सकता है। तो FM ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही कंट्रोलेबल पेपर है। बस शर्त ये है कि इसको बार 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 किया जाए। ओवरऑल अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे ना, तो वैसे तो FM के अंदर आप देखेंगे कि छोटी 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 बहुत चीजें, एक चैप्टर आपका उठता है ना, उस चैप्टर के अंदर 10 तो डेफिनेशंस निकलेंगी। अभी डिविडेंड की ये डेफिनेशन है, फलाना राइटर ने मैनेजमेंट के बारे में ये कहा है, फलाना राइटर ने ये कहा है, इसके पीछे की लॉजिक ये है, इसके एडवांटेजेस ये हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, लिमिटेशंस के ऊपर बात करो, इस टेक्निक को उस टेक्निक से कंपेयर करो। तो वैसे तो देखा जाए तो आपके हर चैप्टर के हर एक एक चीज के अंदर मल्टीपल 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 चीज है। क्लियर? लेकिन अगर ओवरऑल आपके कोर्स को हम कैटेगराइज करें, तो ओवरऑल आपके कोर्स को मैं कैटेगराइज करूंगा इनटू 7 ब्रॉड एरियाज, 7 ब्रॉड एरियाज। राइट? अच्छा, ये बात खूब समझ लीजिए कि जिस तरह मैं ACCA के FM के कोर्स को
कैटेगराइज करता हूं, जरूरी नहीं है कि एसीसी की अपना सिलेबस डॉक्यूमेंट भी वैसे ही कैटेगराइज करे। हर एक की अपनी अपनी टीचिंग प्रेफरेंस होती है, अपना अपना रैशनल होता है कि मैं किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलूंगा। तो मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि अगर आप कभी एसीसी का सिलेबस देखेंगे तो एसीसी के सिलेबस में जो दो एरियाज एक के अंदर कंबाइन किए हुए मैं उसको अलग अलग करके पढ़ाता हूँ। और कहीं ऐसा होगा कि लेट्स से एसीसी ने दो एरियाज को अलग अलग बताया हुआ है और मैं इसको कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, बट बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रैशनल बिहाइंड इट। वो पिछले 13-14 साल का जो मेरा रिजल्ट है, तो एक ऑप्टिमम मिक्स निकाला हुआ है, जिस ऑप्टिमम मिक्स को आपको लाके डिलीवर किया जा रहा है, राइट। तो घबराने की इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है। जो सबसे पहला एरिया बेटा हमारे कोर्स के अंदर होता है, ये एरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब जैसे मिसाल के तौर पे एसीसी के सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिकल एरिया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट एक अलग टॉपिकल एरिया है। मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ। दोनों को मिक्स करके पढ़ाने की लॉजिक ये है कि पहली बात तो एसीसी ने भी टॉपिक 1 टॉपिक 2 इन दोनों को ही बनाया, तो 1 2 का मतलब सीक्वेंशियल पढ़ना है। अच्छा, मैंने इन दोनों को क्या किया, कंबाइन किया, क्योंकि मैं इंटर रिलेशनशिप बनाने पे बिलीव करता हूं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। यानी एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से बिल्कुल गहरा ताल्लुक बने। जब एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से गहरा ताल्लुक बन रहा होता है तो आप सिक्वेंशियली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब सिक्वेंशियली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है और बहुत एफिशिएंटली आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा ईसीसी के एफएम के पेपर के अंदर है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिरकार क्या है। और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों जरूरी तौर से अपनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी हम ये समझ रहे होंगे कि मिसाल के तौर पे एक शेयर होल्डर ने एक कंपनी बनाई। उस शेयर होल्डर के अंदर उसने वो लोग रखे, दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं या बोर्ड कहते हैं। बोर्ड के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीफ रखना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही हो। अब यहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कहां एक लीगल इंप्लीकेशन बीच में आ जाती है कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीच में आ जाता है और कानून आपको ये कह रहा होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, और कहां कॉमन सेंस ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, क्योंकि अगर तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये सारे जो रैशनल हैं कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉलो करनी चाहिए है और दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉलो कर करके सक्सेसफुल हो गई, ये सारी बात करेंगे हम अल्टीमेटली अल्टीमेटली पहले टॉपिक के अंदर। याद रखना, ये ज्यादा 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 थियोरेटिकल एरिया है। आप मेरी बात को ना ये अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ना कि एफएम न्यूमेरिकल पेपर है या नहीं है, तो खूब समझ लीजिए बेटा, खूब समझ लीजिए कि एफएम का पेपर इफ नॉट तो 55% थ्योरी है और 45% न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये थ्योरी वाली थ्योरी नहीं है, ऑडिट वाली थ्योरी नहीं है। लेकिन है कौन सी वाली थ्योरी, ये वही थ्योरी है जो कि न्यूमेरिकल्स को जस्टिफाई करती है। तो टेक्निकली सोचा जाए तो एफएम का पेपर न्यूमेरिक बेस्ड है, लेकिन न्यूमेरिक्स के पीछे थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने कितनी बार एफएम के स्टूडेंट्स के अंदर देखा है, हमारे बार बार क्रैश के अंदर भी इतने सारे बच्चे आ रहे होते हैं, हमने हमेशा देखा है बच्चे आते हैं कहते हैं सर हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनपीवी निकालना टाइट आता है, लेकिन पेपर फिर भी पास नहीं होता। भाई कैसे पास होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक खोपड़ी में डाल लिया है कि सिर्फ नंबर गेम सीखनी है आपने। ये हो ही नहीं सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आपको नंबर गेम के पीछे रैशनल नहीं पता ना, तो आई एम सॉरी टू से आपको सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, आपको रियल लाइफ में आपसे कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अंडरलाइंग लॉजिक्स ही नहीं पता आपको, अंडरलाइंग रैशनल ही नहीं है आपके पास, अंडरलाइंग सोच ही नहीं है आपके पास, आप नहीं पेपर पास कर पाओगे। आप मुझसे लिख के रख लो। आपको पता है मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरा एक क्लास फेलो था, क्लास फेलो तो नहीं था वो, मतलब मुझसे तो बहुत पीछे रह गया, मेरे बहुत अरसे बाद जाके क्वालिफाई हुआ था। उसने पता है एफएम का पेपर यानी F9 का पेपर कितनी कितनी बार दिया है? 9 बार अटेम्प्ट किया है, 9 बार F9 का पेपर अटेम्प्ट किया है, 9 मरतबा। यानी पता है क्या क्या जमाना आ गया था, मैं तो क्वालिफाई भी हो चुका था। मैं कभी उससे पूछता था ना, और भाई इस बार कौन सा पेपर दे रहे हो, तो पता है क्या बोलता था? यार एक तो वो अपना F9 है, और एक ये पेपर दे रहा हूँ। यानी इतनी हमांगी हो गई थी, इतना रिलेशनशिप पैदा हो गया था कि वो लड़का कहता था कि भाई एक तो अपना F9 है, यानी ये तो हर अटेम्प्ट का फिक्स्ड है ही है। क्लियर होती है बात?
तो मेरे दोस्तों मसला सारा यही है कि अगर आप 2+2 4 के पीछे इस पेपर में लग गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्लस और इज इक्वल्स टू के पीछे साइंस क्या है, यानी उसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन आपको नहीं आती होगी, आप ये पेपर पास नहीं कर सकते। तो जो पहला चैप्टर है जो कि आपको मेजरली थ्योरेटिकल लगता है, आप समझते हैं कि क्योंकि ये थ्योरी है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या इसको आखिर में चल के देख लेंगे, ये ब्लंडर मत करिएगा, आपका पेपर खराब। देखो हम यहाँ पे 100 मार्क्स लेने के लिए बैठे हैं। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो हाईएस्ट मार्क मेरे आए वो 86 मार्क्स आए मेरी स्टूडेंट के। लेकिन 86 भी इनफ नहीं है ना भाई, 86 मार्क्स आए, नेशन वाइड टॉप तक नहीं आया। नेशन वाइड टॉप तक नहीं आया, 86 मार्क्स के ऊपर कुछ भी नहीं आया। तो आप सोचे ना, एग्जाम आपसे ज्यादा मांग रहा है भाई, मैं आपको 100 के लिए पढ़ाने बैठा हूं यहाँ पे, 86 के लिए भी नहीं बैठा। तो 100 मार्क लेने के लिए आपने हर एस्पेक्ट को कवर करना है, और सिक्वेंशियली कवर करेंगे तो इंटरेस्ट आपका बाकी रहेगा इंशाल्लाह। तो एक टॉपिकल एरिया आपका ये है कि जहां पे आप समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और किस एनवायरनमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जा रहा होता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो हम आपको एक टॉपिक के ऊपर लेके जाएंगे बेटा, जिस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बाय वेटेज या बाय टाइम, आप यूं समझ लीजिए कि आपके एग्जाम का 1/3 है। 1/3 एग्जामिनेशन मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, एग्जामिनेशन में तो ये 20% वेटेज रखता है, इस पे 20 मार्क का सवाल आता है। लेकिन अगर आप टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलमोस्ट 33% ऑफ योर टाइम विल बी टेकन अप इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टाइम विल बी टेकन इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहले क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अच्छा हो गया तो यहाँ के कॉन्सेप्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी काम किए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी काम किए हैं, पूरे कोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ली गई नॉलेज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए यहां से सारी बेसिक्स बनती हैं, इसीलिए इसके इतने नंबर ऑफ आवर्स है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर सर हम क्या पढ़ते हैं? मिसाल के तौर पे वही पुरानी पुरानी चीजें, आप लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू का नाम बचपन में सुना है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम सुना है, आपने पे बैक का नाम सुना है, आपने एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम सुना है। कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एनपीवी या एआरआर का लेवल वो लेवल नहीं है जो कि आपने बचपन के अंदर पढ़ा हुआ था, वो तो बहुत ही बाइन्यूट बेसिक लेवल की बात थी। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिनेरियोज होंगे, स्ट्रक्चर्ड केस स्टडीज होंगी, जिसके अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करके दिखाना होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपके पास मौजूद हो, आपके कोर्स के अंदर एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मौजूद है, मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मौजूद है। यानी अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो तो क्या होगा, नॉन इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, ना इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कोई बिजनेस कर लें जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है तो क्या होगा, बहुत छोटे अरसे तक चलने वाला है तो क्या होगा, अगर हम कोई स्पेसिफिक एसेट बाय करने जा रहे हैं तो स्पेसिफिक एसेट डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, अगर हम लीज पे लेने जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है या बैंक लोन्स के थ्रू जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पैसे कम हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो पैसे को ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की जाएगी, ये सारे के सारे एरिया आपके पास इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया के अंदर मौजूद हैं। यकीन जानिए, इंशाल्लाह ताला ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है आपके एग्जाम का। 1/3 ऑफ द टाइम लगाता हूं इसके अंदर। आपका इतना मजा आएगा आपको ये करते 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 करते, यानी इसके अंदर आपकी ऐसी स्किल हो जाएगी कि आपका दिल चाहेगा कि यार सर कुछ भी सर छोड़ो ना सर, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक कर, ऐसे ऐसे दिल चाहने लगता है। ये इस टॉपिक के अंदर इतनी प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस है, इतने क्वेश्चन है, पूरी एग्जाम किट करवाई हुई है, तो इतनी प्रैक्टिस है कि ये अपनाइयत हो जाती है इस टॉपिक से। अच्छा, खूब याद रखना, तुम्हारा जो एग्जाम है वो एग्जाम तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और तुम्हें सवाल सॉल्व करने होंगे स्प्रेडशीट के ऊपर और वर्ड के ऊपर। हाँ, स्प्रेडशीट और वर्ड के ऊपर। सर स्प्रेडशीट पे तो मेरा हाथ साफ ही नहीं है, अल्ले तल्ले सर, इससे पहले वाला कोई पेपर दिया था लेकिन हाथ साफ नहीं है। सर वर्ड पे तो हाथ साफ नहीं है, इस पेपर के अंदर आप इतना मेरे साथ कंप्यूटर इस्तेमाल करोगे, इतना कंप्यूटर इस्तेमाल करोगे कि आप बेहतरीन हो जाओगे। आपको पता है मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिस स्टाइल से पढ़ाता हूँ ना, वो पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्टाइल है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत अहम स्किल होती है। आप यकीन करें, आप मुझे देखेंगे कि जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब आप मेरा वाला तरीका फॉलो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको आपकी उम्र से पहले, आपके राइट टाइम से पहले इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेसिक्स पता लग जाएंगी। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको काम आएगी, और बाकी पेपर्स में भी आपके काम आएगी इंशाल्लाह।
क्लियर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक हमारा सेकंड रहेगा, मैंने बता दिया 33% ऑफ द टाइम इस पे स्पेंड करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक ऐसा एरिया है जहां पे हम ये पढ़ रहे होते हैं कि एक बिजनेस कहां कहां से फाइनेंस जनरेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो डेट फाइनेंस भी जनरेट कर सकता है, वो इक्विटी मार्केट के अंदर जाके भी फाइनेंस जनरेट कर सकता है। इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर होल्डर कैसे रिएक्ट करेगा, अगर हम लेट्स से राइट्स इशू करते हैं तो कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी या नहीं होगी। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी है तो वो कैसे फाइनेंस रेज करे, ओवर द इंटरनेट डिजिटल तरीके से फाइनेंस कैसे रेज किया जा सकता है, बैंक्स के थ्रू कैसे फाइनेंस रेज किया जा सकता है, लोन नोट्स या बॉन्ड्स के थ्रू कैसे फाइनेंस रेज किया जा सकता है, इस्लामिक फाइनेंस कैसे रेज किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लामिक फाइनेंस बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि यार वो समझना चाहते हैं कि क्या इस्लामिक बैंकिंग हलाल है हराम है क्या है। इस्लामिक फाइनेंस के बारे में बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते होते, और इंशाल्लाह ताला सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के एरिया के अंदर भरपूर तरीके से आप इस्लामिक फाइनेंस के भी प्रोस कॉन्स, अच्छी बातें बुरी बातें, टेक्निकल फंडामेंटल सब समझ लेंगे आप। क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास एक एरिया आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अच्छा बाय द वे, एसीसीए की सिलेबस आउटलाइन के अंदर ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है जिसको वो कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है। इसके जब एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन में ये दोनों एरियाज टेस्ट हो रहे होते हैं, एक क्वेश्चन में दोनों एरियाज टेस्ट हो रहे होते हैं। क्लियर है ना बात को। तो घबराना नहीं है आपसे, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं, लेकिन अगर कभी एग्जाम किट देखा या तुमने कभी कोई एग्जाम क्वेश्चन देखा या तुमने अभी आगे चल के मेरे साथ एग्जामिनेशन का पैटर्न देखा तो बिजनेस फाइनेंस जहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों टॉपिक्स एक साथ हो रहे हैं। मैं अलग अलग करके पढ़ाता हूं ताकि लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए आपकी। ठीक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर आप ये पढ़ रहे होते हैं कि जहां जहां से आपने फाइनेंस रेज किया है तो उस कैपिटल की कॉस्ट क्या है। पैसा उठाओगे किसी से तो उसको वापस तो करना पड़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ। आप सब लोगों ने शार्क टैंक देखा है, बताएं शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक, ड्रैगन्स डेन, ऐसी कोई चीज देखी है आपने? अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो वहां पे देखा होगा ना, कोई बंदा आता है बोलता है मेरे पास ये बिजनेस प्रपोजल है, मैं आपसे पैसे चाहता हूं। सामने वाला आपसे सवाल करता है कि भाई मुझसे पैसे लोगे तो मेरे को दोगे क्या। ये जो ये जो हिसाब किताब है ना, कि अगर आप किसी से फाइनेंस रेस करते हैं, कैपिटल रेस करते हैं, चाहे डेट हो या इक्विटी हो, तो सामने वाले को लगभग कितना रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा, सामने वाले को कितना रिटर्न चाहिए होगा, इसकी कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो सामने वाले का रिटर्न है, उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सामने वाले को रिटर्न मिलेगा, उसका रिटर्न तुम्हारी कॉस्ट है, उसका रिटर्न तुम्हारी कॉस्ट है। क्लियर। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर होती है बात ये? डन मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिकल एरिया होगा। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्राइमरीली थ्योरेटिकल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल है, ठीक है। फिर आते हैं बिजनेस वैल्यूएशंस के अंदर। बिजनेस वैल्यूएशंस के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर कोई बिजनेस अपने आप को बेच रहा हो तो सेल साइड वैल्यूएशंस क्या होती हैं, अगर आप किसी बिजनेस को बाय करने जा रहे हो तो बाय साइड वैल्यूएशंस क्या होती हैं। किसी भी बिजनेस को, चाहे वो न्यूयॉर्क के अंदर लिस्टेड हो या वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो पाकिस्तानी कंपनी हो, वो इंडियन कंपनी हो, वो दुबई के कैसी भी कंपनी हो, वैल्यू कैसे किया जाता है कंपनीज को, कंपनी के इक्विटी को कैसे वैल्यू किया जाता है, कंपनी के डेट को कैसे वैल्यू किया जाता है, कंपनी के फ्यूचर को कैसे वैल्यू किया जाता है, ये बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर। राइट। फिर आपके पास एक एरिया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। खास तौर पे अगर आपका कभी भी अल्लाह करे जाना हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना इज अ ह्यूज टैलेंट। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। आई मीन हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेंट्री, हाँ, हाउ डू यू मैनेज योर रिसीवेबल्स, हाउ डू यू मैनेज योर कैश, हाउ डू यू मैनेज योर पेएबल्स। ये सारी की सारी स्टडीज दुनिया में देखें, आपसे पहले बहुत लोग पैदा हो चुके हैं जिन्होंने आइडियलाइज कर लिया है, जिन्होंने थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर दिया है कि अगर एक बिजनेस के पास पैसा मौजूद है तो उसको कैसे मैनेज करना है, या अगर पैसे की शॉर्टेज है तो उसके लिए क्या करना है। वो दुनिया में जो बहुत सारे एम्पेरिकल एविडेंसेस के साथ पता लग चुका है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीजें आप इंशाल्लाह ताला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एरिया के अंदर पढ़ रहे होंगे। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया और हाई वेटेज एरिया है, ये हाई वेटेज एरिया है आपके एग्जाम का। And finally, we will close our subject with the topic of risk management.
और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को इख्तिताम कर देंगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत मज़ेदार एरिया है। जब आप हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी देखोगे ना, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्हीं 7 हेडिंग्स के अंदर टूटा हुआ है। हेडिंग 1, सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि पढ़ते हुए हम आपके अरेंजमेंट से हट जाएं, अपनी मर्जी फॉलो कर लें, अपनी चला लें? ना करो ना भाई, ना करो ना। ये ब्लंडर है। अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो बस आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। भाई मैंने इतने सालों पढ़ा के एक सीक्वेंस बनाया, जिस सीक्वेंस को मैं समझता हूं कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा इसी फॉर्मेट, इसी फ्लो को फॉलो करने का। आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। क्लियर? सो मेरे दोस्तों, ये तो 7 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं आपके सिलेबस की, आपके एग्जाम की। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये 7 ब्रॉडर कैटेगरीज तो हैं, लेकिन इस 7 ब्रॉडर कैटेगरीज को हाउ डू वी अप्रोच, करना कैसा है? तो मैं आपके सामने ना एक एक डिटेल्ड गुफ्तगू करता हूं। देखिए भाई, 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताया। ये 7 टॉपिक्स इंक्लूडिंग एग्जाम किट प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट 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 सब्सटैंशियल एग्जाम किट मैंने खुद करवाई हुई है। कैपलन एग्जाम किट मैं फॉलो करता हूं, मैंने खुद करवाई हुई है। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि देखें, ओवरऑल 97 आवर्स का कोर्स है। 97 आवर्स के अंदर आपका कंटेंट भी शामिल है, 97 आवर्स के अंदर हमारे लेक्चर्स भी शामिल है, 97 आवर्स के अंदर आपकी एग्जाम किट भी शामिल है। सब कुछ 97 आवर्स के अंदर है। ठीक है? 97 आवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट लेट से हर रोज 3 आवर्स भी पढ़ता है, तो इसका मतलब 30 डेज के अंदर, 31, 32, 33 डेज के अंदर वो टेक्निकली पूरे के पूरे लेक्चर्स, पूरी की पूरी जो भी हमने एग्जाम किट की है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकता है। मैंने अक्सर अपने पास्ट बैचेस के अंदर हमेशा ये देखा है कि जनरली लोग 45 डेज के अंदर अंदर अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करके बैठे हुए होते हैं, और रिमेनिंग टाइम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिमेनिंग टाइम के अंदर सवालात पूछ रहे होते हैं, रिमेनिंग टाइम के अंदर मैं कुछ टारगेटेड एरिया स्टडी टेक्स्ट और स्टडी हब से पढ़ने को कहता हूँ, वो पढ़ रहे होते हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, आपको अल्टीमेटली डिसाइड ये करना है कि आप इन ये 97 आवर्स कैसे निकालेंगे। अगर फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही, और मैं अभी आगे चल के दूंगा भी, जितना जल्दी हो सकता है लेक्चर्स को कंप्लीट करें, ताकि आपको थोड़ा सा एरिया मिले। आप एफएम के पेपर के अंदर क्योंकि थ्योरी ज़्यादा होती है, तो आपको पास्ट पेपर के आंसर्स भी रीड करने पड़ते हैं, कुछ खुद भी राइट करने पड़ते हैं। हम मॉक एग्जाम्स भी आखिर के अंदर बहुत सारे कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी बहुत सारे काम करने के होते हैं। तो ओवरऑल द रिकमेंडेशन इज सूट योर टाइम, बट आइडियली ट्राई टू गेट इट डन विद इन 50 डेज। 50 दिनों के अंदर अंदर तुम कोशिश करो बाय ऑल मींस तुम्हारे सारे लेक्चर्स, मेरा सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए, ताकि 5-7 घंटे तुम्हें जो अदर एरियाज का टारगेट मैं दूंगा तुम उसके ऊपर लगा सको। क्लियर होती है बात? ओवरऑल कितने दिन एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए? 14 डेज बिफोर योर एग्जाम। 14 डेज बिफोर योर एग्जाम यू शुड बी डन विद एवरीथिंग कंप्लीटली 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 कंप्लीटली। क्लियर होती है बात? ये डन। हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टडी स्ट्रैटेजी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि एक आपका होता है लर्निंग फेज, एक आपका होता है प्रैक्टिस फेज, और एक होता है रिवीजन फेज। स्टडीज को 3 फेज के अंदर आप डिवाइड कर रहे हैं। लर्निंग फेज क्या है कि आपने सबसे पहले सिलेबस समझा, एग्जाम स्ट्रक्चर समझा, आपके सामने एक स्टडी प्लानर आया जो अभी हमने देखा कि 97 आवर्स का है, आपने ये देख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आपने लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करना। जब आप लेक्चर्स को देख रहे हो ना बेटा, तो याद रखना, यू फॉलो द सेम पैटर्न एज इट इज प्रोवाइडेड। प्लीज फॉलो द सेम पैटर्न। प्लीज 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 फॉलो द सेम पैटर्न। और कहीं भी जो है ना, रुक नहीं जाना। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा हर एक को यही होती है कि रुक नहीं जाना। मैंने एग्जाम किट भरपूर करवाई हुई है। ऐसा ना करना कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तुमको बड़ा मजा आ रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए, तो तुमने अब सोच लिया कि भाई मैं अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये ना करना बाबा, ये ना करना प्लीज। डू नॉट स्लो डाउन योर लर्निंग प्रोसेस बाय स्पेंडिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड ऑन एनी वन टॉपिक। मैंने टाइम लगाया, मैंने आपको अप्रोच बताई, जो मैंने बोला आप करिए, इंशाल्लाह ताला उससे आगे पीछे कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? फिर ये एक बात ख्याल रखना, जब मेरे लेक्चर सुन रहे हो, जब चीजें पढ़ रहे हो, जब मैं तुम्हें टारगेट्स असाइन कर रहा हूं, अक्सर जगहों के ऊपर ना मैं लिख देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगहों पे लिख देता हूं मस्ट लर्न।
अब ये वो चीजें हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते एफएम के पेपर के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी इतनी सारी चीजें हैं कि अगर तुमने सिलेक्टिव स्टडी की तो पेपर के अंदर पता नहीं कहां से एमसीक्यू आएगा, पता नहीं कहां से एमटीक्यू आएगा, तुम्हारा पेपर ऐसी की तैसी कर दोगे तुम। ठीक है, मत करना। फिर तुम जाओगे देखो प्रैक्टिस फेज के अंदर। प्रैक्टिस फेज के अंदर जब तुम जाते हो तो इंश्योर करो कि बार बार गुजरे हुए टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो, रेगुलर रिवीजन करो। रिवीजन का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें, मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट किया, तो आपका जो सेक्शन ए और बी है उस टॉपिक से रिलेटेड, सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है भी मैं बता रहा हूं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की प्रैक्टिस मेरे टॉपिक कंप्लीट कराने के फौरन बात कर लो, फौरन बात कर लो। सेक्शन ए सेक्शन बी में एमसीक्यूज होते हैं, तो क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में एमसीक्यूज हैं तो मेक श्योर कर लो कि वो एमसीक्यूज या ओटीक्यूज हर टॉपिकल एरिया के बाद तुम एग्जाम किट से कर लो, हर एग्जाम किट से कर लो। हो से होगा ही कि 97 आवर्स से थोड़े ज्यादा टाइम लग रहा होगा तुमको, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन इवन आफ्टर, इवन इफ यू टेक 50 डेज। ठीक है ना? अच्छा, उन एरियाज के लॉन्ग क्वेश्चंस मत करना, यानी सीआरक्यूज ना करना जो कि टेस्ट नहीं होते सीआरक्यूज के अंदर। पेपर पैटर्न के ऊपर भी मैं बात करता हूं, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन। लाइव सेशंस वीकली होते हैं, उसको जरूर अटेंड करें। और समरी नोट्स, वैसे मैं खुद भी समरी नोट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जाम